नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तम मार्गदर्शन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्गदर्शन द डेली क्विज को हुए टेस्ट में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक था केमिस्ट्री से रेडियो सक्रियता एवं विद्युत चुंबकीय तरंग। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है? तो चलते हैं हम इसके पहले ऑप्शन पे, यानी कि रेडियम। ऑप्शन बी है हमारा मरकरी, ऑप्शन सी है कार्बन 14 एंड ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो इस चारों में हम देखते हैं कि ऑप्शन बी हमारा जो है मरकरी, ये हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। रेडियम तथा कार्बन 14 एवं यूरेनियम ये सभी जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी कि ऑप्शन बी। अब हमारा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने अपनी पति पियरे क्यूरी के साथ 1898 में रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज की। इस वैज्ञानिक दंपति का संबंध किस देश से है? तो इसका हमारा सही आंसर है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा रेडियो सक्रिय विकिरण ऋणावेशित कण का प्रवाह है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बीटा रेज। बीटा किरण जो है रेडियो सक्रिय विकिरण का ऋणावेशित कण का प्रवाह है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में किस रेडियो एक्टिव पार्टिकल का विराम द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अल्फा कण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से एक बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नया नाभिक के परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक से अधिक बढ़ जाता है। यानी कि किसी रेडियो नाभिक में एक बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नया नाभिक के परमाणु संख्या में जो परिवर्तन होता है वह एक बढ़ जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो देखते हैं हम इसका सही हमारा आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा हेनरी बैक्यूरेल, यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, यानी कि इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिक के क्षय से। रेडियो सक्रियता की घटना जो है नाभिक के क्षय से जुड़ी हुई है। अब है हमारा अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। एक अल्फा कण बना होता है। एक अल्फा कण बना होता है, देखते हैं एक अल्फा कण किससे बना होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से। एक अल्फा कण 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? तो देखते हैं हम कौन है जो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बीटा किरणें। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब उसके भार में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बीटा कण तेजी से चलने वाले हैं। तो देखते हैं बीटा कण तेजी से चलने वाले क्या हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। यानी कि बीटा कण तेजी से चलने वाले क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। तो देखते हैं बीटा किरणें विक्षेपित कहाँ होती हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो बीटा किरणें जो है जो चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं।
तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, यानी कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है। तो देखते हैं हम इसका सही हमारा आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि गामा किरण की। इसमें जो हमारा है ऑप्शन ए गामा किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, एंड ऑप्शन सी बीटा किरण, एंड ऑप्शन डी नन। तो देखते हैं अल्फा, बीटा एवं गामा किरण में सबसे अधिक वेदन क्षमता हमारी गामा किरण की होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं हम क्या कहा जाता है इसे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्ध आयु। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे उसकी अर्ध आयु कही जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। नियॉन 1022 नाविक ऊर्जा अवशोषण करने के बाद 2 अल्फा कणों तथा एक अज्ञात नाविक में क्षय हो जाता है। अज्ञात नाविक है, तो देखते हैं हम अज्ञात नाविक कौन सा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16। रेडियो सक्रिय नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन के साथ साथ ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण के लिए एक अन्य कण का भी उत्सर्जन होता है, जिसका विराम द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही शून्य होते हैं। इस कण को कहते हैं। तो देखते हैं इस कण को हम क्या कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो। यानी कि एंटी न्यूट्रिनो जो आवेश दोनों को ही शून्य कर देते हैं, उस पार्टिकल को हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। रेडियो सक्रिय विघटन के फलस्वरूप यूरेनियम 92 238 का नाभिक 91 पैलेडियम 234 में बदल जाता है। इस विघटन में उत्सर्जित कण है। तो देखते हैं इस विघटन में उत्सर्जित कण कौन सा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, यानी कि जेनॉन X84 और परमाणु द्रव्यमान 220 का एक नाभिक पहले एक कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 83। इसकी परमाणु की नाभिक यानी परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 83। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक है। तो देखते हैं हम इसका सही मात्रक इसका क्या होता है, यानी कि तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैक्यूरेल। अब है हमारा अगला प्रश्न, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक का संबंध है। तो देखते हैं हम अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बी एंड सी। तो देखते हैं हम पहला ऑप्शन क्या है, t इज इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस e बाई लेमडा, और ऑप्शन बी है हमारा t इज इक्वल टू लॉग 2 टू द बेस e बाई लेमडा, एंड ऑप्शन सी है हमारा t इज इक्वल टू 0.6931 बाई लेमडा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी एंड सी। बी एंड सी हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि n इज इक्वल टू n नॉट
इंटू ई टू द पावर लेमडा इंटू टी, जहाँ लेमडा बराबर है 6 नियतांक, ई है चरघातांकीय संख्या एंड एन नॉट है रेडियो सक्रिय परमाणुओं की आरंभिक संख्या, जहाँ टी बराबर 0 तथा एन जो है टी समय बाद रेडियो सक्रिय क्षय के कारण बची हुई परमाणुओं की संख्या है। यह नियम किसका है? तो देखते हैं यह नियम किसका है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रदरफोर्ड तथा सोडी, यानी कि यह नियम जो है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। अल्फा कण पर आवेश होता है, तो देखते हैं हम अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि अल्फा कण पर जो हमारा आवेश होता है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में किस कण का वेग प्रकाश के वेग से 1% से 99% तक होता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीटा कण का। बीटा कण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग से 1% से लेकर 99% तक होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। किसी रेडियो सक्रिय नाभिक के 6 नियतांक के व्युत्क्रम को उसका क्या कहते हैं? तो देखते हैं हम उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अर्ध आयु, यानी कि कोई भी जो रेडियो सक्रिय नाभिक है उसके 6 नियतांक के व्युत्क्रम को हम अर्ध आयु कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। कितने अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की परमाणुओं की संख्या 25% हो जाती है? तो देखते हैं कितने अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की परमाणुओं की संख्या 25% हो जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। जब इसकी अर्ध आयु 2 हो जाएगी तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की परमाणुओं की संख्या 25% हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं कौन सा संबंध निम्न में से सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए है औसत आयु बराबर अर्ध आयु, एंड ऑप्शन बी है औसत आयु ग्रेटर देन अर्ध आयु, एंड ऑप्शन सी है अर्ध आयु ऑप्शन सी औसत आयु लेस देन अर्ध आयु, एंड ऑप्शन डी नन। तो देखते हैं हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि औसत आयु इज ग्रेटर देन अर्ध आयु। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। कितने अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय तत्व की सक्रियता 6.25% रह जाएगी? तो देखते हैं हमारा इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 4। अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 6 नियतांक 0.002 प्रति वर्ष है, इसकी अर्ध आयु होगी। तो देखते हैं हम इसकी अर्ध आयु कितनी होगी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 500 वर्ष। यानी एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 6 नियतांक अगर 0.02 प्रति वर्ष है तो इसकी अर्ध आयु जो हो जाएगी 500 वर्ष होगी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? तो देखते हैं हम इसकी पुष्टि किसने की थी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि की थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखते हैं इसकी पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मार्कोनी। सॉरी इसका हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि हर्ट्ज जिनमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे 31,
निम्न में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं है। तो देखते हैं हम कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वर्ण क्रम में नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीटा किरणें। बीटा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32। एक्स किरणों की तरंग लंबाई लगभग होती है। तो देखते हैं हम एक्स किरणों की तरंग लंबाई कितनी होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो देखते हैं हम सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गामा किरणों की। गामा किरणों की जो है आवृत्ति वो सर्वाधिक होती है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त होती है। तो देखते हैं पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्वार्ट्ज। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। अवरक्त किरणों के अध्ययन करने के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह है। तो देखते हैं कौन से पदार्थ का प्रिज्म का हम यूज़ करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉक साल्ट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें होती हैं। तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किरणें जो हैं वह होती है हमारी अवरक्त किरणें। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में किसकी लंबाई, यानी कि तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। तो देखते हैं हम किसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गामा किरणें। गामा किरणें की जो है हमारी तरंग लंबाई सबसे न्यूनतम होती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। तो देखते हैं जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन उपयुक्त है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण जो है वो जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो देखते हैं उसके साथ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वह क्या होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का जो औसत मान होता है वह 0 हो जाता है। जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का जो औसत मान होता है वह 0 हो जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा यह आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो देखते हैं हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकी तीव्रता पर। यानी कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है वह इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो आज का हमारा 40 प्रश्नों का जो क्रम है वह यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं हम फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।